अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में बाआसानी 10 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। पहले हमारे बॉलर्स छाए रहे, फिर बल्लेबाजों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। इनफैक्ट दोनों ओपनर्स ने ही काम तमाम कर दिया। स्टूडियो में हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन सवाल मेरा हमेशा यही रहता है कि इस परफॉर्मेंस के लिए हारना ज़रूरी था कि पहले मैच में धचका खा के वापस खड़ा होना ये इंपॉर्टेंट है? एक झटका ज़रूरी होता है और वो एक झटका शुरू के पहले मैच में लग गया। इस दफ़ा टॉस वो जीते तो हमें फैसला नहीं करना पड़ा, उन्होंने बैटिंग की, विकेट अच्छी तरह रीड की कि अबरार से ओपन करवाया। और अबरार को यूजुअली ओपन ही करवाना चाहिए, जिस तरह हम एक ज़माने में इमाद वसीम से T20 और वनडे में ओपन करवाते थे। तो स्लो पिच थी, टर्न हुई, 4 अबरार ने आउट किए, 3 शुरू में सलमान आगा ने आउट कर दिए। सारी विकटें स्पिनर्स को ही गई और जिम्बाब्वे ने ये गलती की, ये लो टोटल था, बजाय सिकंदर रजा के और मावूटा से या शॉन विलियम से बॉलिंग कराने, उन्होंने पहले 10 ओवर फास्ट बॉलर से करवाए और पहले 10 ओवर में पाकिस्तान ने मैच तकरीबन 71 विदाउट लॉस पे कंप्लीट ख़त्म कर दिया था तकरीबन। ये हो सकता था कि एकदम से कोलैप्स करता, जो कि पाकिस्तान की ख़ास निशानी है। लेकिन साइम आज बहुत अच्छा खेला। साइम ने अब बता दिया कि उसको इतने ज़्यादा चांस मिले हैं, तो उसने अपने रियल टैलेंट की अब एक दिखाना शुरू कर दी कि उसमें वो रियल टैलेंट है। ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी बैटिंग की, यहाँ पे अच्छी बैटिंग की, तो उससे आगे की तरफ जाना चाहिए। एक 100 बनाया है तो उसको फॉलोअप में अच्छा एक बड़ा स्कोर करना चाहिए। ये ना हो कि एक 100 किया और 2 या 3 कदम पीछे चले जाए। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि आपको कंसिस्टेंसी सिलेक्शन में भी कितनी ज़रूरी है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, जो कि हम में नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। 2-3 परफॉर्मेंस के बाद हम फ़ौरन कहना शुरू हो जाते हैं कि ये तो तैयार नहीं है। फैंस में नहीं है कि जिम्बाब्वे से पहला मैच हार गए तो मेरे भाई का ही मैसेज आ रहा था कि ये क्या टीम है और किस तरह की टीम है। नए लड़कों को जब आप चांस देते हैं तो इस तरह होता है। अभी T20 वर्ल्ड कप जीत कर इंडिया ने अपनी बी टीम भेजी जिम्बाब्वे में और वो पहला T20 हार गए। उसके बाद अगले चारों उन्होंने बड़े ज़बरदस्त मार्जिन से जीते। तो ऐसा होता है, नए प्लेयर्स को अडेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है और यही हुआ पाकिस्तान के साथ। पहले मैच में कुछ गलतियां भी की, एक पार्टनरशिप ने उनको 62 की पार्टनरशिप जो 9वीं विकेट की हुई उसको 205 तक पहुंचा दिया। हालांकि रोकना चाहिए था 150-160 तक, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तानी बैट्समैन यके बाद दीगरे आउट होते रहे। उस स्लो नेचर ऑफ द पिच को एडजस्ट नहीं कर पाए। सही है। फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। रऊफ, ये बताइएगा, ऐसे पाकिस्तानी स्पिनर्स ने काम किया और फिर ओपनर्स जैसा खेले, कैसा देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, और स्पेशली साइम अयूब की तारीफ ना करना ज्यादा होगी, जिसने एक दफ़ा फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली है और उसने प्रूव किया कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन इमर्जिंग टैलेंट है और जो काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान टीम के साथ जाएगा। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो पहला वनडे मैच हुआ उसमें थोड़ा सा मिस जजमेंट हुई पाकिस्तान की मैनेजमेंट से। वो पिच को सही तौर पर रीड नहीं कर सके और उन्होंने जो रेगुलर स्पिनर था उनको नहीं खिलाया था। अदरवाइज अगर उस मैच में भी देखे तो पाकिस्तान उनको जल्द आउट कर सकता था। 140 या 50 रन पर जिम्बाब्वे को पहले वनडे में भी आउट किया जा सकता था। मगर आज जैसे जो स्पिन पिच थी उसके अबरार का इंक्लूजन हुआ, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 विकेटें लेकर उन्होंने बिल्कुल जिम्बाब्वे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर फॉल्ट टीम में नहीं होते या बच्चों में नहीं होते जितना पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट होती है कि जो पिच रीड नहीं कर सकती, पिच इनसे सही बनवाई नहीं जाती या उसके मुताबिक फिर जो अपनी टीम सिलेक्शन है वो नहीं कर सकते, तो उसका फिर रिजल्ट पाकिस्तान की फेवर में नहीं निकलता। तो आज इन्होंने सही तौर पर पिच को रीड किया, अच्छी टीम सिलेक्शन किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान बासानी जिम्बाब्वे को हराने में कामयाब हो गया। ठीक है, जब टीम जीतती है तब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करना बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे अभी स्कोर जो था वो 148 था। ये मैंने देखा है जब पाकिस्तान का स्कोर बिटवीन 140 एंड 180 के बीच में होता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ बड़ा स्कोर होता है यही प्लेयर उसी टैलेंट के साथ पैनिक कर जाते हैं। इन गलतियों पे अबूर करना पड़ेगा। आपके सामने बोर्ड पे जब 200 प्लस स्कोर लगा होता है तो आपकी टांगे नहीं कांपनी चाहिए, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना चाहिए। पहले मैच में भी जल्दी जल्दी आउट हुए, शुरू में थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन ज़रूर थी, बारिश देर से आई, 21 ओवर के बाद आई। अगर वो 15-14 के ओवर के बाद ही आ जाती तो शायद वो नो रिजल्ट हो जाता। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैनों ने फास्ट बॉलर्स को विकेट दी। मुजर रब्बानी को शुरू में ही विकेटें मिल गई, उसकी वजह से पाकिस्तान बैक फुट पे चला गया। लेकिन उस मैच में भी पाकिस्तान ने टॉस जीतकर अगर बॉलिंग की थी तो अगर एक स्पिनर ज़्यादा होता तो यकीनन वो जो 9वीं विकेट की पार्टनरशिप हुई वहाँ आके वो स्पिनर ब्रेक करता। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी रऊफ ने कहा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारियाँ हैं कि वो किस तरह देखती है कि पिच किस तरह की है, फिर एक सेलेक्टर भी टीम के साथ अगर है
तो उसको भी ये देखना चाहिए कि हमें इस पिच पर एक स्पिनर ज़्यादा खिलाना चाहिए, फास्ट बॉलर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैच के बाद, इस कामयाबी के बाद मोहम्मद रिजवान का क्या कहना था, आइए मिलके वो समझने की कोशिश करते हैं। Focusing on the next match, the guys started, they performed very well, give us the foundation. He's very talented bowler. Couple of years they with us. Unfortunately, they couldn't get the chance. What we accepted from Abrar Ahmed, inshallah, they're going to perform for Pakistan. Same Ayub innings, opening partnership was exceptional. We won the match. रऊफ, अबरार के बारे में कहा है और जो गलती हुई है उसको कहा है कि वो पास्ट में हुई है, क्या कहेंगे जो रिजवान का कहना था? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो गलती है उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए और बार बार एक ही मिस्टेक पाकिस्तान से रिपीट हो रही है। बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई है उसमें भी आप पिच रीड नहीं कर सके, जहां पर आपको स्पिनर खिलाने चाहिए थे वहां पे आपने सारे पेसर खिलाए और आपको व्हाइट वॉश होना पड़ा। आज फिर जो लास्ट वनडे हुआ उसमें भी आपने वही मिस्टेक रिपीट की है, जहां पे आपको स्पिनर खिलाना चाहिए था वहां पे आपने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डाल दिया। तो ये जब अच्छे टूर्नामेंट में, जिस तरह एशिया कप में भी ब्लंडर होता रहा पाकिस्तान से, वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का था उसमें भी गलतियों पे गलतियां होती रही, T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ और फिर आज जिम्बाब्वे के खिलाफ लास्ट वनडे में भी हुई। तो इसको बार बार मेरा ख्याल है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने क्वेश्चन किया था कि 140 से 180 के दरमियान में क्यों चेज हो जाता है, तो इसमें हम इसलिए बार बार कहते हैं कि आपको मेन जो एम्फसाइज है वो फोकस करना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे, अपने लड़कों को वहां पर इनको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो आपको रन चेज करना आएंगे, 300-400 रन आप चेज कर सकते हैं और रेपिटेटिवली आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी ग्रोमिंग भी अच्छी हो जाएगी। बहुत ज्यादा T20 की वजह से आपको चेज की आदत पड़ चुकी है 140 से 180 के दरमियान में, और फिर आप वनडे क्रिकेट भी इसी टेम्पो के साथ खेलना शुरू करते हैं और जहाँ पे रन्स का प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, 250 से ऊपर चले जाते हैं, उसके नजदीक चले जाते हैं, तो फिर आप प्रेशर में सारी विकेटें गवा बैठते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपना स्ट्रक्चर ओवरऑल करे और जितने आपके यंगस्टर्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा इनको फर्स्ट क्लास पे फोकस करना चाहिए और एक सीजन में कम अज कम आपके बैट्समैन को 10 से 15 मैच फर्स्ट क्लास की हर सूरत में खेलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी रऊफ बात कर रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने T20 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है और उसकी वजह से हमारा ये असर वनडे में ही पड़ रहा है कि बड़े स्कोर चेस नहीं हो रहे, वही तेज क्रिकेट हम वनडे में भी खेल के वहीं खत्म करना चाहिए। सारी टीमों के साथ होता है, तो आपको अपने प्लेयर वाइट बॉल के और रेड बॉल के अलग करने हैं। पूरे एक फॉर्मेट के सही से पूरे नहीं हो रहे। रऊफ ने बात की ना डोमेस्टिक क्रिकेट को, अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की ये मिसाल देखें कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 18 टीमें खेल रही हैं, बास टीमों को तो 11 प्लेयर पूरे करना मुश्किल हो रहे थे, 15 प्लेयर तो दूर की बात 11 प्लेयर करना मुश्किल हो रहे थे। और इसीलिए इस सीजन में फर्स्ट क्लास के दनादन डेब्यू हुए हैं, बड़े लोगों को फर्स्ट क्लास का डेब्यू करवा दिया गया और बहुत से प्लेयर तो टेप बॉल के क्रिकेटर उनको पकड़ के लाके टीमों में डाला गया। और आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ये हाल देखें, और यकीनन रऊफ भी इस पे तबसरा करना चाहेंगे कि आपके कम से कम 12 प्लेयर 38 प्लस एज के खेल रहे हैं। एक पेशावर के ओपनर ने सेंचुरी की, साहबजादा फरहान के साथ डबल 100 पार्टनरशिप की, वकार अहमद, उनकी एज आ रही है अगर वो दुरुस्त है 44 ईयर क्रिकेटर हैज़ नो प्लेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अल्लाह करे वो बहुत ही अच्छा प्लेयर हो, अल्लाह मियाँ उसको और दे और रन दे, 100 पे 100 बनाए, लेकिन 44, 38 प्लस जितने भी हैं उनको अब आप कोचिंग में लेके आए, उनको आप अंपायरिंग में लेके आए, उनको आप दीगर शोबों में लेके आए। अगर आप इस तरह, ये हारून रशीद ने शुरू किया था, उन्होंने एक तजवीज़ जिस ज़माने में वो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे थे कि नहीं 34, 35 प्लस के हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में 38 प्लस के 10 क्रिकेटर खेल रहे हैं, 40 प्लस के 5 क्रिकेटर खेल रहे हैं, एक 44 साल का खेल रहा है, तो आप यंगस्टर्स को कैसे चांस देंगे, कैसे ग्रूम करेंगे? रऊफ क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, बहुत ही मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस तजिया किया है शाहिद भाई ने और बिल्कुल एग्जैक्टली एक हकीकत दिखाई है इन्होंने, क्योंकि ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। हमारी इंटरनेशनल टीम नहीं बन सकती, हमारी टेस्ट टीम नहीं बन सकती, हमारी वनडे की टीम नहीं बन सकती, और हमारे जो परफॉर्मर वहाँ पर डोमेस्टिक में हाईएस्ट रन करके आते हैं वो भी इस काबिल नहीं होते कि वो टेस्ट क्रिकेट की जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको वो कम्पीट कर सके। तो उसकी एग्जैक्ट यही वजह है कि जब 40 साल के बॉलर्स खिलाएंगे तो उनसे आप क्या सीखेंगे। फिर उसके बाद 18 टीमें, देखिए हम दो चीजों में फंसे हुए हैं, या तो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम बिल्कुल 4-5 टीमों पे आ जाते हैं जिससे एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ द प्लेयर्स वो बहुत बाहर हो जाते हैं, उनको खेलने का चांस नहीं मिलता और आपका नेचुरल टैलेंट जाया हो जाता है। मगर वो दूसरा जब वो क्रिकेट बोर्ड आता है या दूसरी फॉर्मेशन आती है तो उसमें हम 18 टीमों पर ले जाते हैं जिसमें से आपकी मुश्किल से 5-6 टीमें अच्छी निकलती हैं और बाकी 12 टीमें आपकी बिल्कुल यूजलेस होती हैं। वो ग्रेड 2 क्रिकेट खेलने के भी काबिल नहीं होती और आप उनको फर्स्ट क्लास का स्टेटस देके खिला रहे होते हैं और वहां पर 2-4 दिन का मैच 2 दिन में खत्म हो रहा था, कोई टीम 100 पे आउट हो रही थी, 80 पे आउट हो रही होती है।
बॉलर्स की वहाँ पर वो पैराडाइज बनी हुई है। अजीबोगरीब यानी कि अमकाना किस्म के फैसले हैं इस क्रिकेट बोर्ड के और मैनेजमेंट के। तो ये आप फिर अगला जो जब गवर्नमेंट बनेगी वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल इनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो कहेंगे जी ये तो आप बेकार क्रिकेट करवाते रहे हैं, 18 टीमें आपने बनाई हैं तो आप इसको वापस 5-6 पे लेकर आओ। तो ये कभी भी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती कि आप बैलेंस करके चलें, 8-10 टॉप की टीमें रखें, टॉप के प्लेयर्स को उसमें खिलाएं ताकि आपका कंपटीशन भी हो और मैक्सिमम बच्चों को भी चांस मिल सके। तो आपको बैलेंस करके चलना होगा अगर आपने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को, टेस्ट टीम को ऊपर लेकर जाना है। आपको लोअर लेवल पे जो 18 टीमें आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला दी, यानी 198 क्रिकेटर, अगर उन 198 क्रिकेटर्स में से 30 लड़कों ने 700-800 रन बना दिए तो उनका क्लेम बन जाएगा कि यार हमने तो 700-800 रन बनाए। किसी ने 30 विकेटें ले दी, उसका क्लेम बन जाएगा। तो आप ये ग्रेड 2 में ज़्यादा टीमें रखें, वहाँ से जो क्रीम निकले उसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलवाएं, ताकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतने प्लेयरों को खिलाएंगे तो आप कहाँ से अपनी इंटरनेशनल टीमों के लिए मैच्योर प्लेयर निकालेंगे। आप मैच्योर प्लेयर निकाल ही नहीं सकते उस वक्त तक जब तक आप एक सेकंड सीढ़ी पर बड़े ज़्यादा तादाद में क्रिकेटर्स खिलाएं, वहाँ से क्रीम निकालें, उसको फिर खिलाएं। अब एक इन सारी फर्स्ट क्लास टीमों का एक पेंटेंगुलर 5 टीमों का होगा, उसमें आप क्रीम खिलाएं, सही उसमें सेलेक्ट करें। इस तरह अगर आप 18 टीमों के 198 प्लेयरों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएंगे, उसमें से तकरीबन कुछ नहीं तो 40-50 तो डेब्यू फर्स्ट क्लास के हो ही गए होंगे इस सीजन। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। पहले रऊफ बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। ग्लैड टू बी बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम, और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा चैंपियंस ट्रॉफी का क्या चल रहा है? 29 तारीख की मीटिंग की बात हो रही है कि जिस दिन कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो जाएगी, पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है। देखिए, पहले ये मीटिंग आज होनी थी यानी ट्यूसडे को, लेकिन कुछ बोर्ड मेंबर्स की शायद तरफ से 1-2 दिन का वक्त मांगा गया था, तो अब ये थर्सडे को होगी। और इसमें जाते हुए जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, उनकी भी रुखसत होगी, उनकी भी आखिरी मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग, और जय शाह साहब की पहली होगी, आमद होगी, उनका एक तरह से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ जो एजेंडे पर है वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी की क्या किस्मत होती है। बेसिकली ये टेलीफोन कॉल पे या जूम लिंक पे ये होगी मीटिंग। अब इसमें किस तरह से वो क्या पेशरफ्त होती है, ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद वोटिंग हो जाए कि मेंबर्स वोट कर दें, जितने भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं, या ओवरऑल बोर्ड मेंबर्स 12 जो बोर्ड मेंबर्स हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ये सब मिला के वोटिंग कर दें कि आया पाकिस्तान में पूरी होनी चाहिए या हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। हमारे यहाँ जो थोड़ा अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसको भी मद्देनज़र रखा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि थोड़े दिन बाद हम फैसला करें, लेकिन ये थर्सडे की मीटिंग बड़ी अहम मीटिंग होगी। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, BCCI अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, ICC बीच में फंसी हुई है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर क्या हिंदुस्तान के अलावा कोई और मुल्क ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता ना आने वाली, तो क्या इसी तरह से वोटिंग होती? ये तो माइट इज राइट वाली बात है ना। जब आप ये आपने अक्टूबर में मीटिंग हुई थी तो उस वक्त सब क्यों मुंह में दही जमा के बैठे थे, उस वक्त बोलते कि क्या क्या इश्यूज था, एंड टाइम का इंतजार करके इस मामले को बहुत बिगाड़ा नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जब अवार्ड हुई थी नवंबर 2021 में, उस वक्त भी यही इम्प्लाई करना चाहिए था कि जी हमें तो गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत होता है पाकिस्तान जाना या ना जाना। तो हम उस वक्त से ही इम्प्लाई कर रहे थे, हमने बोर्ड मीटिंग में नहीं कहा। लेकिन बोर्ड मीटिंग में बात होती तो कम से कम ICC कोई वे आउट तो निकालता ना। अब 3 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो वे आउट निकालना ज़रा मुश्किल लग रहा है। उसमें अगर पाकिस्तान का स्टांस है, और बहुत से सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये भी ऑफर हुई है कि आप अपने होस्टिंग राइट्स की फीस आपको ज़्यादा दे दी जाए, तो आप हाइब्रिड मॉडल पे कर लें। लेकिन पाकिस्तान अभी तक तो डटा हुआ है। अब ये स्टांस कितनी देर तक पाकिस्तान ले सकता है, ये ओनली टाइम विल टेल। ऑब्वियसली, बिल्कुल, ये तो पता चलेगा, और जैसे जैसे इसकी अपडेट आएगी प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब आज हमारे साथ थे। फिलहाल बस इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।